तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ एहसन फातिमा। एक ताजा खबर के साथ करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यह बैठक, कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आगाज किया जाएगा। बैठक के लिए कई यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं बैठक के दौरान। दरअसल बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज पीएम मोदी के नेतृत्व में ये कैबिनेट की बैठक होगी। दिल्ली से यह ताजा जानकारी मिल रही है सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अब क्या कुछ वो फैसले होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 10:30 बजे, ठीक 10:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आगाज किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। मुद्दे चाहे विकास के हो, चाहे जनता से जुड़े हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि कोरोना आगे बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है कई राज्यों में, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम यानी कि महत्वपूर्ण फैसले। कौन से वो फैसले होंगे, कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। तो अहम बैठक ये मानी जा रही है कैबिनेट की। क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में, मोदी कैबिनेट की बैठक में, ये देखने वाली बात होगी। ठीक 10:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अब कौन से वो फैसले होंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। उधर लखनऊ की एक खबर का रुख कर लेते हैं। आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11:40 पर पलियमकुलम में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ 12:45 पर थिरुनेल्वेली थेडल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर की अगर बात करें, दोपहर की शेड्यूल की बात करें तो 3:45 पर विरुद्धनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सीएम रामेश्वरम में रात्रि विश्राम करेंगे। ये जानकारी जो मिल रही है आप तक सीधा पहुंचाई जा रही है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। स्टार प्रचारक के रूप में यूपी का मॉडल रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी को कितना फायदा दिला सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले बंगाल भी पहुंचे थे, असम भी पहुंचे, अब तमिलनाडु की बारी। तमिलनाडु में आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे जो अलग अलग स्थान पर है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को रखेंगे। आमतौर पर हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कितने हिंदुओं को साधने में कामयाब रहेंगे, ये तो परिणाम के दौरान ही पता चल पाएगा। इन सबके बीच कैबिनेट की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आएंगे, केंद्र की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ हर बार यदि अन्य राज्यों में भी जाते हैं तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते, विपक्ष भी उनके रडार पर होगा। ऐसे में अगर शेड्यूल की बात कर लिया जाए तो शेड्यूल के हिसाब से हमने आपको जानकारी दी। दोपहर भी उनका कार्यक्रम है, रात को वे विश्राम भी करेंगे रामेश्वरम में। तो अहम ये तमिलनाडु का दौरा माना जा रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और रैलियों का दौर जारी है। तमाम पार्टियां वहां पर जुटी हुई हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। स्टार प्रचारक के रूप में
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तमिलनाडु और 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। विरुद्धनगर में भी जनसभा करेंगे। रामेश्वरम में रात को रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्य की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे और ऐसे में यूपी का मॉडल रखते हुए तमिलनाडु की जनता को साधने की कोशिश पूरी रहेगी। काफी प्रभाव पड़ता है जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किसी राज्य में जाते हैं और अपनी काम की उपलब्धियां यानी यूपी मॉडल को अगर रखते हैं तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और ऐसे में विपक्ष की यानी कि तमाम ऐसी विरुद्ध पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीलेश चौहान लाइव इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। नीलेश चौहान, कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु के लिए निकल जाएंगे? देखिए 8:45 पर तमिलनाडु के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। अगर इनके हम पूरे चुनावी दौरे को देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसी प्रदेश में प्रभावशाली जनसभा को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की राहें खुल जाती हैं। आज जब वो तमिलनाडु में दहाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सकते में रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जो भाषण होते हैं वो काफी प्रभावी होते हैं, जिसका नतीजा रहता है कि जब वो किसी प्रदेश में जाकर जनसभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीतने की संभावनाएं 70% बढ़ जाती हैं। हमने एमपी के चुनाव में देखा, बिहार के चुनाव में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, जहां पर इन्होंने जनसभाएं की उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए। आज जब ये तमिलनाडु में 2 रैलियों को 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर चुनावी यात्रा के लिए रवाना करेंगे, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो काफी प्रभाव डालने में सक्षम नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जब ये कहीं पर जनसभा करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव वहां के विपक्षी दलों पर पड़ता है। आज जब ये तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको अब योगी के इस जनसभाओं से निपटने के लिए कुछ और व्यवस्थाएं तलाशनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने विपक्ष की जो पार्टियां थी वहां पर जब जनसभाएं की तो वहां पर उनको जो है सोचने पर मजबूर होना पड़ा। आज जब तमिलनाडु में ये जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 4 सालों में योगी आदित्यनाथ के द्वारा काम किए गए हैं वो गिनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं वो गिनाए जाएंगे। उसके अलावा धारा 370-35 से खत्म किया केंद्र सरकार ने, वो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा हो सकता है। उसके अलावा राम मंदिर निर्माण जो अयोध्या में हो रहा है वो चुनावी मुद्दा हो सकता है। उसके अलावा जो 3 तलाक मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं आज जब योगी आदित्यनाथ जब जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तमाम मुद्दों को गिनाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो 4 सालों में उनके द्वारा काम किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनता के हित में काम किया है वो गिनाया जाएगा। उसके अलावा लगातार जो उत्तर प्रदेश के अपराधी थे, खासतौर पर पूर्वांचल जिलों के जो अपराधी थे, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है या तो उनको यूपी पुलिस ने मार गिराया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जनसभाओं को आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा संबोधित किया जाएगा और काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि एक ही दिन में 4-4 जनसभाओं को संबोधित करना, वो भी अलग अलग जगहों पर जाकर संबोधित करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होती है। बड़ा व्यस्त दिन कहा जा सकता है। अब 8:45 पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो गए हैं। 11:40 पर तमिलनाडु पहुंचेंगे। उसके बाद से जनसभाओं का दौर शुरू होगा। और बिल्कुल, क्या एक दिन दौरा होगा उनका तमिलनाडु का? जी देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का एक दिन का तमिलनाडु का दौरा है। अगर हम कल की बात करें तो कल उनका केरल का दौरा रहेगा, जहां पर एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो करीब 2 दिन का ये चुनावी दौरा है उनका। उसके बाद के अगर हम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की रूपरेखा को देखें तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडु और केरल से लौटने के बाद वो सिविल अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो काफ़ी 3 दिन आगे तक का समय जो योगी आदित्यनाथ का है वो काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। आज से अभी से वो लखनऊ से निकल गए हैं और करीब 11:40 पर तमिलनाडु पहुंचेंगे और तमिलनाडु पहुंचते ही वो जो चुनावों के लिए बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद जो है 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम भी रामेश्वरम में योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जब नजर बनाए रखिएगा कि कैसे किस तरीके भीड़ देखने को वहां पर मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बरेली से खबर मिल रही है उसका भी रुख कर लेते हैं।
SRMS मेडिकल कॉलेज पर 1 लाख का जुर्माना लगा है। कोरोना मरीजों से अधिक रुपए लेने पर यह जुर्माना लगाया गया है। अहम जानकारी, प्राइवेट वार्ड के नाम पर मरीज से अधिक रुपए लिए हैं। जनरल वार्ड में सुविधाएं नहीं देने पर यह जुर्माना लगाया गया। गठित समिति की जांच में दोषी पाया गया यह अस्पताल। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। ज्यादा वसूली करने को लेकर, कोरोना के मरीज से ज्यादा रुपए ऐंठने को लेकर, अधिक रुपए लेने को पर ये जुर्माना लगाया गया है। प्राइवेट वार्ड पर के नाम पर ये पैसा वसूली कर रहे थे और ऐसे में ये जुर्माना उन पर लगाया गया है। SRMS मेडिकल कॉलेज पर 1 लाख का जुर्माना लगा है। कोरोना मरीजों से अधिक रुपए लेने पर यह जुर्माना लगाया गया है। प्राइवेट वार्ड के नाम पर मरीज से लिए अधिक रुपए, जनरल वार्ड में सुविधा नहीं देने पर यह जुर्माना लगा है। जनरल वार्ड में भी रखकर उसमें सुविधा नहीं दे रहे थे। गठित समिति की जांच में यह हॉस्पिटल दोषी पाया गया। तब सख्ती भी देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। अगर कोविड के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे तो उनकी खैर नहीं, उस हॉस्पिटल के प्रबंधन की खैर नहीं। लखनऊ से खबर मिल रही है, पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था। मुख्तार पर पोटा लगाने से नाराज सपा सरकार ने केस दर्ज किया था। मुख्तार को बचाने के साथ शैलेंद्र सिंह पर दर्ज किया गया था केस। योगी सरकार ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लिया है। सीजेएम वाराणसी ने दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश दिया है। मुकदमा वापस होने पर शैलेंद्र सिंह ने योगी सरकार का आभार जताया है। मुकदमे के बाद शैलेंद्र सिंह ने छोड़ दी थी यूपी पुलिस की नौकरी। दरअसल जनवरी 2004 में यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के द्वारा LMG खरीदने का न सिर्फ खुलासा किया था बल्कि LMG बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगाया था। एसके वाजपेयी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा जो दर्ज था वो वापस ले लिया गया है। बिल्कुल, हम देखें जो सरकार लगातार, चाहे वो कोई भी माफिया हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर उनके गुर्गे हो, लगातार उन पर कार्रवाई का दौर जारी है। ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह, जो कि मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई करने के लिए जाने गए, उन्होंने 2004 में LMG खरीदने और उसे बरामद करने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही उनको तत्कालीन मुलायम सिंह की सपा सरकार के दौरान बहुत विरोध झेलना पड़ा और इस विरोध के बाद उनको डिप्टी एसपी के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके 2006 के दौरान जब मुलायम सिंह की सपा सरकार चल रही थी, उसी दौरान वाराणसी के जिलाधिकारी ऑफिस के विश्राम कक्ष में पहुंचने और जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने, नारा लगाने संबंधित कई मामलों में उन पर और साथ ही साथ 20-25 अन्य लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर योगी सरकार ने अब जो सीजेएम कोर्ट वाराणसी में ये मामले दर्ज थे, उस पर योगी सरकार की तरफ से ये मुकदमे वापस लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर सरकारी अधिवक्ता ने यह पूरा मामला सीजेएम वाराणसी में पेश किया है, जिसके बाद अब ये मुकदमा तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह से वापस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम देखें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि माफियाओं पर जो भी कार्रवाई करने वाले हैं, उन पर अगर कोई मुकदमे गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं तो उनको वापस लिया जाएगा। साथ ही साथ में ऐसे जो आरोपी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं का साथ दिया या जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कभी भी अराजकता फैलाने की कोशिश की थी,
ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई कर एक संदेश देने की कोशिश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्योंकि हम देखें जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए और उत्तर प्रदेश में दर्ज करीब 3 दर्जन से ज्यादा मामलों में उसको कोर्ट में पेशी करने, उसे सजा दिलाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है। जिसमें अगर हम देखें तो माफिया मुख्तार अंसारी ने इस पूरे मामले में षड्यंत्र रचते हुए एक छोटे मामले में अपनी जमानत उड़वाकर पंजाब जेल में खुद को बंद करा लिया, जिसके बाद लगातार पंजाब सरकार और पंजाब जेल प्रशासन की तरफ से उसको सुविधाएं दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस के बार-बार आग्रह के बावजूद उसको यूपी पुलिस को नहीं सौंपा गया, जिसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। तो अब ऐसी स्थिति में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि अब माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, तो निश्चित है कि जल्द ही और जो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उन पर भी तेजी के साथ कार्रवाई होगी और कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध कार्रवाई का ये पहला स्टेप है। बिल्कुल निश्चित है कि पहला स्टेप है, क्योंकि पोटा जैसा सख्त कानून तत्कालीन डिप्टी एसपी ने मुख्तार अंसारी पर लगाया था, जिसके बाद कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का बचना मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से तत्कालीन सपा सरकार जो कि मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में चल रही थी, उस दौरान इस तरीके से उसके ऊपर केस दर्ज किए गए, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन सारे मामलों का संज्ञान लिया तो कहीं न कहीं अब उनके ऊपर से यह केस वापस हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। संवाददाता शैलेंद्र इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। दरअसल जनवरी 2004 में यूपी एसटीएफ के वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के द्वारा LMG खरीदने का न सिर्फ खुलासा किया था बल्कि LMG बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगाया था। तत्कालीन सरकार में हंगामा मच गया। शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाए जाने लगा और जिसके बाद शैलेंद्र सिंह ने यूपी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था। तो वहीं शैलेंद्र सिंह के इस्तीफे देने के बाद कुछ ही महीने बाद वाराणसी के कैंट थाने में डीएम कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाल जी की तरफ से डीएम दफ्तर के रेस्ट रूम में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट, हंगामा करने की FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया और पुलिस ने चार्जशीट तक कोर्ट में दाखिल कर दी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का तुरंत हाजिर होते हैं।